नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के लेखपाल के लिए ग्रामीण ज्ञान। और आज हम लोग देखेंगे दोस्तों लेखपाल के कार्य। एक घटना चक्र की बुक है और इसकी और भी वीडियो साइट पर पड़ी है, उसको आप लोग देखकर तैयारी करिए। देखिए क्या कह रहा है, लेखपाल के कार्य जैसा कि लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल में वर्णित है। जो एकदम नियम कहता है वैसी बात, सुनी सुनाई बात नहीं लिखी गई है। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल लिखने का मतलब यही है जैसा कि लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल में वर्णित है। देखिए पहला काम क्या है, तहसीलदार द्वारा निर्धारित की गई तिथि पर प्रत्येक मास में लेखपाल तहसील में उपस्थित होंगे। तहसीलदार द्वारा निर्धारित की गई तिथि पर प्रत्येक मास में लेखपाल तहसील में उपस्थित होंगे। तहसील में उपस्थिति के अवसर पर लेखपाल संक्राम्य ट्रांसफरेबल, संक्राम्य की अंग्रेजी ट्रांसफरेबल होगी, अधिकार वाले भूमिधर द्वारा अंतरित किए गए सभी अविवादित मामलों और समर्पण मामलों की रिपोर्ट रजिस्ट्रार कानूनगो को देंगे। तो तहसील दिवस पर उपस्थित रहेंगे, ठीक ना। प्रत्येक माह से तहसील दिवस वाला है। और फिर आपको कानूनगोई को रिपोर्ट करना होता है किसी आपदा जैसे बाढ़, सूखा, ओला, पाला, फसल रोग, मनुष्यों या पशुओं में भयंकर संक्रामक रोग, घर या फसल में भयंकर आग लगने के पश्चात लेखपाल रजिस्ट्रार कानूनगो को एक रिपोर्ट देगा। यदि सुपरवाइजर कानूनगोई पड़ोस में है तो उन्हें सूचित करेगा। यदि सुपरवाइजर कानूनगो पड़ोस में है तो उन्हें सूचित करेगा। अब आगे चलिए, पशुओं के संक्रामक रोग के फैलने पर वह ऐसी रिपोर्ट पशु चिकित्सा विभाग को भी देंगे। संक्रामक रोग फैलने पर वह एक ऐसी रिपोर्ट जो है दोस्तों पशु चिकित्सा विभाग को भी देंगे। जब कभी सुपरवाइजर कानूनगो लेखपाल के हल्के क्षेत्र में जाएं तो लेखपाल उन्हें रिपोर्ट करेंगे। कानूनगो साहब जब आपके लेखपाल साहब के क्षेत्र में जाएंगे तो वो लेखपाल साहब कानूनगो को रिपोर्ट करने के मतलब के साथ में हो जाएंगे। जब कभी सुपरवाइजर कानूनगो लेखपाल के हल्के क्षेत्र में जाएं तो लेखपाल उन्हें रिपोर्ट करेंगे। ये नियम है। प्रत्येक लेखपाल अपने हलके की समस्त भूमि प्रबंधक समिति, लैंड मैनेजमेंट कमिटी LMC का पदेन मंत्री भी होता है। अतः लेखपाल को भूमि प्रबंधक समिति के निर्देश में समिति संबंधी कार्य करने होते हैं। भूमि प्रबंधक समिति के निर्देश में समिति संबंधी कार्य करने होते हैं। ये 6वां कार्य है। आगे चलते हैं। लेखपाल ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण के सभी मामले एवं ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति के सभी मामलों की रिपोर्ट कलेक्टर को देगा, DM साहब को। क्या कह रहा है, लेखपाल ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण के सभी मामले और ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति के सभी मामलों की रिपोर्ट कलेक्टर को देगा। लेखपाल को लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल के पैरा 25 में वर्णित नक्शा, खसरा, खतौनी, दिनचर्या, बहिष्मों, द्योतन चिन्हों की सूची तथा अन्य कागजातों को तैयार करना पड़ता है तथा उन्हें रखना पड़ता है। तो नक्शा, खसरा, खतौनी, दिनचर्या और ये सीमांकन वाला है, चिन्हों की सूची तथा अन्य कागजातों को तैयार करना पड़ता है तथा उन्हें रखना पड़ता है। ये 8 काम जो है लेखपाल के वर्णित हैं। अब आगे चलिए, उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2015 ये क्या कह रही है,
यह नियमावली उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2015 कही जाएगी। उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा एक अधीनस्थ सेवा है जिसमें समूह ग के पद समाविष्ट है। सेवा नियमावली में परिषद का तात्पर्य राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश से है। सेवा नियमावली में परिषद का तात्पर्य राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश से है। लेखपालों का संवर्ग मंडलवार होगा और मंडलवार सदस्य संख्या का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। मंडलवार होगा, परंतु यह कि एक नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा। और दूसरा क्या है, राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त अस्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझे। आयु 10। सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाएं 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। तो 18 से 40 वर्ष उम्र वाला जो है यही उम्र रहती है लेखपाल बनने की। परंतु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए। जैसे ओबीसी को 3 वर्ष और SC/ST को जो छूट मिलती है उसके बारे में कह रहा है। परिवीक्षा सेवा में 19 से 1 किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परीक्षा नियमावली 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जाएगा। प्रोबेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, प्रोबेशन। किसी भी नौकरी में आप जाते हैं तो आपका साल भर 2 साल में आप प्रोबेशन पर आते हैं, उसमें आपके कामों की निगरानी की जाती है और आप अस्थायी नहीं होते हैं। उस दौरान अगर कोई बड़ा फॉल्ट पाया जाता है तो फिर आपको नौकरी से निकालने की प्रक्रिया आसान रहती है प्रोबेशन के दौरान। जब आप पक्के हो जाते हैं तो निकालने में नानी याद आ जाती है किसी को भी। नौकरी जितना मिलना आसान है उससे कहीं जाना ज़्यादा कठिन है। मैंने ये कहा जाता है कि नौकरी मिलना तो कठिन है ही, लेकिन नौकरी मिल जाने के बाद नौकरी जाना उससे भी ज़्यादा कठिन है। यदि परीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। ठीक है ना, ये प्रोबेशन समय की बात कर रहा है। ऐसा परीक्षाधीन व्यक्ति जिसकी उपनियम 2 के अधीन सेवाएं समाप्त कर दी जाए किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। ज्येष्ठता 21 सेवा में किसी पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली 1991 के अनुसार अवधारित की जाएगी एवं संबंधित मंडलायुक्त संवर्ग की ज्येष्ठता अवधारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा, मंडलायुक्त। चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए सब लेखपाल के काम जो हैं। लेखपाल बनने जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा जानिए। अब देखिए, स्थानांतरण समय समय पर जारी सरकारी आदेश स्थानांतरण नीति के अनुसार मंडलायुक्त अपने विवेक से किसी लेखपाल का स्थानांतरण मंडल के भीतर और जिले का कलेक्टर मंडलायुक्त अपने विवेक से किसी लेखपाल का स्थानांतरण मंडल के भीतर और जिले का कलेक्टर जिले के भीतर कर सकेगा और किसी सब डिवीजन का प्रभारी असिस्टेंट कलेक्टर SDM किसी लेखपाल का स्थानांतरण सब डिवीजन के भीतर
एवं एक लेखपाल सर्किल से दूसरे सर्किल को कर सकेगा। एक सर्किल से दूसरे सर्किल में करने का अधिकार किसको है? एसडीएम को है। परंतु यह कि लेखपालों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण करने से पूर्व मंडलायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि लेखपालों की उनकी तैनाती के जिले से ऐसे स्थानांतरण के फलस्वरूप किसी जिले में रिक्तियां स्वीकृत पदों की संख्या को 20% से अधिक नहीं होगा। क्या कह रहा है? परंतु यह कि लेखपालों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण करने से पूर्व मंडलायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि लेखपालों की उनकी तैनाती के जिले से ऐसे स्थानांतरण के फलस्वरूप किसी जिले में रिक्तियां, जो रिक्तियों की बात कर रहा है, स्वीकृत पदों की संख्या को 20% से अधिक नहीं होगा। अर्थात रिक्तियां जो है 20% से अधिक न हो, इसका ध्यान कौन रखेंगे? मंडलायुक्त रखेंगे, एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर करते समय। परंतु यह और कि समस्त भरे हुए पदों की संख्या 80% की सीमा से कम है तो ऐसी स्थिति में रिक्तियां जिले के आर पार अनुपातिक आधार पर बांट दी जाएंगी। भाई कमियां रहें तो हर जगह रहें, ऐसा नहीं कि एक जगह ज़्यादा कमी है और वही बात कर रहा है। जब कोई भूभाग सर्वेक्षण, अभिलेख या बंदोबस्त प्रक्रिया के अधीन हो या धृति के चकबंदी की क्रिया के अधीन हो तो उपयुक्त क्रियाओं के अधीन क्षेत्र के बाहर किसी लेखपाल का स्थानांतरण नियुक्ति प्राधिकारी या असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा यथा स्थिति चकबंदी के अभिलेख प्राधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी के परामर्श के बिना नहीं किया जाएगा। ये कह रहा है कि जब कोई भूभाग सर्वेक्षण, अभिलेख या बंदोबस्त प्रक्रिया के अधीन हो, माने अगर कोई गांव जो है माने चकबंदी चल रहा हो, उसकी बात कर रहा है, या धृति की चकबंदी की प्रक्रिया के अधीन हो तो उपयुक्त क्रियाओं के अधीन क्षेत्र के बाहर किसी लेखपाल का स्थानांतरण नियुक्ति प्राधिकारी या असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा यथा स्थिति चकबंदी के अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी के परामर्श के बिना नहीं किया जाएगा। मैंने जब चकबंदी चल रहा हो तो जहां पर चकबंदी चल रही वहां के लेखपाल का ट्रांसफर जो है एसडीएम साहब जो है, असिस्टेंट कलेक्टर ये लिखा हुआ है, बिना चकबंदी अधिकारी के परामर्श के नहीं करेंगे। अब देखिए ये मेन काम आ रहे हैं, नक्शा उक्सा बनाना होता है लेखपाल को। प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है। इस नक्शे पर गांव की चौहद्दी दर्ज रहती है। इससे गांव की चौहद्दी के साथ साथ प्रत्येक खेत की चौहद्दी का पता चलता है। प्रत्येक खेत की चौहद्दी का पता चलता है। नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव का हर वर्ष प्रत्येक खेत में जाकर 3 बार निरीक्षण करेगा। हर वर्ष प्रत्येक खेत में जाकर 3 बार निरीक्षण करेगा। ये क्या कर रहे हैं? नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव का हर वर्ष प्रत्येक खेत में जाकर 3 बार निरीक्षण करेगा। तो कितने हर साल कितने? 3 बार, ये पूछ सकता है। लेखपाल के इस दौरे को राजस्व की भाषा में पड़ताल कहते हैं। अर्थात 3 बार पड़ताल करेंगे, एक वर्ष में 3 बार। प्रथम पड़ताल को खरीफ पड़ताल कहते हैं, जो 10 अगस्त से प्रारंभ की जाती है। प्रथम पड़ताल को खरीफ पड़ताल कहते हैं, जो 10 अगस्त से प्रारंभ की जाती है। दूसरे पड़ताल को रबी पड़ताल कहते हैं, जो 1 जनवरी से प्रारंभ होती है। ठीक है, ये जो जा करके देखेंगे खेत को उसकी बात कर रहा है। तीसरी पड़ताल को जायद पड़ताल कहते हैं, जो 1 मई से प्रारंभ होती है। तो 3 पड़ताल होती है साल भर में, ठीक है ना, खरीफ, रबी और जायद। तो खरीफ वही धान वाली खेती,
रबी गेहूं हो गया, और जायद में हो गया खरबूज तरबूज। तो 3 पड़ताल होगी, 10 अगस्त, 1 जनवरी, 1 मई। चलिए आगे चलते हैं। खसरा। खसरा स्वयं अधिकार अभिलेख रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स नहीं है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नहीं है, किंतु अधिकार अभिलेख की आधारशिला है। खसरा स्वयं अधिकार अभिलेख तो नहीं है, किंतु अधिकार अभिलेख की आधारशिला है। वर्ष 2021 में खसरा की आरसी प्रपत्र 4 को संशोधित कर उसका कंप्यूटरीकरण किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की है। वर्ष 2021 में अब खसरा जो है, खसरा के आरसी प्रपत्र 4 को संशोधित कर उसका कंप्यूटरीकृत किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की है। फसली वर्ष 1428 अर्थात 1 जुलाई 2020 से हल्के के वर्षों के खसरों का रख रखाव आरसी प्रपत्र 4 में ही किया जाएगा। वहीं इस तारीख के बाद के खसरों का रख रखाव निर्धारित प्रारूप आरसी प्रपत्र 4 क में कंप्यूटरीकृत रूप से किया जाएगा। कंप्यूटरीकृत खसरे में 21 की बजाय 46 कॉलम होंगे। कंप्यूटरीकृत खसरे में 21 की बजाय 46 कॉलम होंगे। इसको बार बार देखेंगे और समझेंगे, ऐसा नहीं कि ये चीज़ कोई क्लास में पढ़ा हो, ठीक ना। सबको पढ़ना है, यहीं पर पढ़ना है। तो आपको पढ़ने में समस्या हो तो उससे आप ज़्यादा ये नहीं समझेंगे कि दूसरे को समस्या नहीं, सबको समस्या होगी, पढ़ के समझना होगा। कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है वे सब लेखपाल द्वारा खसरे में लिखे जाते हैं। कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है वे सब लेखपाल द्वारा खसरे में लिखे जाते हैं। लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल का पैरा क55 वर्णन करता है कि खसरा और चित्र को अनुरक्षित करने के लिए लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव का साल में 3 बार खेत खेत का दौरा करेंगे। 3 बार खेत खेत का दौरा करेंगे। खसरा एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज होता है। इसमें किसी गांव के जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा लिखा होता है। उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा लिखा होता है। इसका प्रयोग एक सजरा नामक दस्तावेज के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग एक सजरा नामक दस्तावेज के साथ किया जाता है जिसमें पूरे गांव का नक्शा होता है जो उस गांव की सभी भूमि पट्टियों की परिभाषा देता है। इन पट्टियों को ब्यौरा ही खसरों में होता है। इन पट्टियों का ब्यौरा ही खसरों में होता है। पारंपरिक रूप से खसरों में हर खेत और उसके क्षेत्रफल, उसके मालिक का और उस पर काम करने वाले कृषकों को, उस समय पर उगने वाली फसलों का, उसकी मिट्टी के प्रकार एवं उस पर वृक्षों का विवरण होता है। उसके मिट्टी के प्रकार एवं उस पर वृक्षों का विवरण होता है। यह हर साल नवीनीकृत किया जाता है। हर साल खसरा जो है दोस्तों हर साल नवीनीकृत किया जाता है। सजरा को गांव का नक्शा भी कहा जाता है। सजरा को गांव का नक्शा भी कहा जाता है। भारत में सजरा किसी गांव के ऐसे नक्शे को कहते हैं जिसका प्रयोग उस गांव के खेतों या अन्य जमीन की पट्टियों का कानूनी तौर पर स्वामित्व बताने हेतु और प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है।
गांव का सजरा पूरे गांव को जमीन की पट्टियों में बांटता है और हर पट्टी को अपना अलग नंबर देता है। सजरा के बारे में बात कर रहा है। पटवारी प्रणाली का प्रारंभ सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। महत्वपूर्ण डाटा है। पटवारी प्रणाली का प्रारंभ सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। मुगल सम्राट अकबर ने इसे बढ़ावा दिया तथा ब्रिटिश काल में इसमें मामूली परिवर्तन हुए किंतु प्रणाली जारी रही। अकबर ने इसे बढ़ावा दिया। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया ताकि जमीन का कंप्यूटरीकृत डाटा रखा जा सके। 2005 में पटवारियों को पटेल, कारनाम अधिकारी, सान बोगरू आदि भी कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया जाता है। पटवारियों को पटेल, कारनाम अधिकारी, सान बोगरू आदि भी कहा जाता है। पटेल, कारनाम अधिकारी, सान बोगरू आदि भी कहा जाता है। वर्ष 1918 में सभी गांवों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल नियुक्त किए गए। 1918 में सभी गांवों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल नियुक्त किए गए। उत्तर प्रदेश में पटवारी के पद को चौधरी चरण सिंह के जमाने में ही समाप्त कर दिया गया था। अब उन्हें लेखपाल कहा जाता है। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में पटवारी के पद को चौधरी चरण सिंह के जमाने में ही समाप्त कर दिया गया था। अब उन्हें लेखपाल कहा जाता है। सारे दोस्तों आजकल जानते हैं कि ठंडी का समय चल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो 1918 से सभी गांव में लेखपाल नियुक्त किए गए, ठीक ना। और चौधरी चरण के जमाने से ही समय से ही पटवारी के पद को समाप्त करके अब उन्हें लेखपाल कहा जाने लगा था उसी समय से। अब देखिए खतौनी क्या होती है। यह शब्द उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित नहीं है। ये देखिए क्या कह रहा है। यह शब्द उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित नहीं, अर्थात खतौनी शब्द वर्णित नहीं है, किंतु अधिनियम में वार्षिक रजिस्टर, एनुअल रजिस्टर नामक जो कागजात धारा 33 में वर्णित है वही खतौनी के नाम से जाना जाता है। एनुअल रजिस्टर, जो कागजात धारा 33 में वर्णित है वही खतौनी के नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए यहाँ से एक गंभीर प्रश्न उठेगा कि भाई खतौनी शब्द जो है कहाँ पर उल्लिखित है, और दे देगा तो फिर अब गड़बड़ हो जाएंगे। कहीं उल्लिखित नहीं है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में खतौनी शब्द वर्णित नहीं है। जो जिस तरह से संविधान में बजट शब्द उल्लिखित नहीं है, हर जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वाली शब्द आते हैं, उसी प्रकार से इसके लिए एनुअल रजिस्टर नामक जो कागजात धारा 33 में वर्णित है वही खतौनी के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए आगे चलते हैं। अगर गांव के खसरों को प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार की जमीनों की सूची बनाई जाए तो उसे खतौनी कहते हैं। इसे हर 6 साल पर नवीनीकृत किया जाता है। क्या कह रहा है? अगर गांव के खसरों को प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार की जमीनों की सूची बनाई जाए तो उसे खतौनी कहते हैं। इसे हर 6 साल पर नवीनीकृत किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति या परिवार के सभी खसरों की सूची
उस व्यक्ति या परिवार की खतौनी में होती है। सभी खसरों की सूची उस व्यक्ति या परिवार की खतौनी में होती है। तो खतौनी और खसरा, खसरा इसमें 14 खाने होते हैं। इसमें जोतदारों का वर्णन होता है कि वे किस हैसियत से भूमि धारण कर रहे होते हैं। इसमें जोतदारों का वर्णन होता है कि वे किस हैसियत से भूमि धारण कर रहे होते हैं। सीमाद्योतक चिन्हों की सूची, लिस्ट ऑफ बाउंड्री एंड सर्वे मार्क्स, लिस्ट ऑफ बाउंड्री एंड सर्वे मार्क्स। इस अभिलेख में सीमा और बंदोबस्त चिन्हों का वर्णन होता है। यह कागजात किसी विवादग्रस्त भूमि या सीमा विवाद को निपटाने में पर्याप्त मदद करता है। यह कागजात खसरा में ही नथी रहता है। यह कागजात खसरा में ही नथी रहता है। दिनचर्या बही या डायरी, लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल के पैरा 47 के अनुसार लेखपाल अपने हल्का भर के लिए एक डायरी रखेगा। पैरा 47 के अनुसार डायरी एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन लिखा जाता है। दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन लिखा जाता है। इस डायरी में 1 अगस्त से 31 जुलाई की अवधि में हुए कार्यों का ब्यौरा होता है। जो दिनचर्या बही होती है उसमें 1 अगस्त से 31 जुलाई, जैसे हम लोग का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, उसी तरह से लेखपाल जो अपना दिनचर्या बही जो डायरी लिखेंगे वो कब से कब तक की होती है, 1 अगस्त से 31 जुलाई तक की अवधि में हुए कार्यों का ब्यौरा होता है। अब देखिए आगे देखते हैं खेवट। यह जमींदारी का एक रजिस्टर होता था। यह जमींदारी का एक रजिस्टर होता था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के लागू होने से पूर्व प्रत्येक गांव के लिए 2 अधिकार अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होते थे, खेवट और खतौनी। जो 1950 में जमींदारी उन्मूलन हुआ उससे पहले की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के लागू होने के पूर्व प्रत्येक गांव के लिए 2 अधिकार अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होते थे, खेवट और खतौनी। खतौनी अब भी रखी जाती है क्योंकि यह एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें यह वर्णन होता है कि कौन जोतदार किस हैसियत से भूमि को धारण कर रहा है। तो खतौनी तो अभी भी है। चूंकि खेवट जमींदार और जमींदारी से संबंधित रजिस्टर था, अतएव जमींदारी उन्मूलन के बाद से इसे बंद कर दिया गया। खेवट और खतौनी होती थी तो खेवट जो है, जैसे जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आया उसके बाद ये खेवट बंद हो गया क्योंकि इसमें जमींदारी से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते थे। ठीक है ना। देखिए दाखिल खारिज, म्यूटेशन। आप लोग जमीन की खरीद फरोख्त गांव में देखे होंगे, उसमें दाखिल खारिज कराया जाता है। दाखिल खारिज का अर्थ होता है वार्षिक रजिस्टर, एनुअल रजिस्टर। अर्थात खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन, अर्थात खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन। जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया की जाती है। भूमि के कब्जे में परिवर्तन अर्थात जब आप हमारी जमीन खरीद लेंगे तो आपका नाम चलेगा, तो वही खतौनी में जो है
अब हमारे नाम पर, हमारे नाम के जगह पर आपका नाम जब आएगा तो उसी को दाखिल खारिज कहते हैं। कृषि वर्ष, एग्रीकल्चरल ईयर। कृषि वर्ष अभिप्राय उस वर्ष से है जो 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होता है। 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को प्रारंभ होता है। देखिए ये अलग अलग है। उसमें क्या था, जो लेखपाल अपनी दिनचर्या बही डायरी लिखते थे उसमें था 1 अगस्त से 31 जुलाई था। लेकिन कृषि वर्ष जो है 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होता है। कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कहते हैं। अमीन नामक कर्मचारी का मुख्य कार्य भू राजस्व की वसूली होता है। अमीन जो है राजस्व की वसूली करते हैं, भू राजस्व। खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख कहते हैं। खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख कहते हैं। आइए चलते हैं ऐसे ही धीरे धीरे देखिए। खेती जमीन के मुख्य दस्तावेज जो लेखपाल द्वारा तैयार किए जाते हैं। कौन कौन से दस्तावेज लेखपाल द्वारा तैयार किए जाते हैं? नक्शा, खसरा, सीमा द्योतक चिन्हों की सूची, खतौनी, दिनचर्या बही, आज्ञा पुस्तक, खेवट, किसान बही। तो खेवट और खतौनी तो खेवट जो था तो ये तो खत्म हो गया था, अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक ना। ये जमींदारी से संबंधित था तो इसलिए खत्म हो गया है। किसान बही, किसान बही पटवारी लेखपाल द्वारा तैयार की गई वह दस्तावेजी पुस्तक है जो कि किसान के पास रहती है। किसान बही किसान के पास रहती है और वह तैयारकर्ताओं द्वारा किसान को उपलब्ध की जाती है। किसान को उपलब्ध की जाती है। किसान बही पर क्या कह रहा है दोस्तों? किसान बही पर किसान की खेती, उसका प्रकार, मात्रा व हक संबंधी विवरण होता है, जिससे कि किसान अपनी भूमि की जानकारी रखता है। किसान बही पर किसान की खेती, उसका प्रकार, मात्रा व हक संबंधी विवरण होता है, जिससे कि किसान अपनी भूमि की जानकारी रखता है। खेती जमीन पर लगान अदायगी। भू राजस्व का निर्धारण एवं वसूली उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भू सुधार अधिनियम 1950 की धारा 241 से 294 के अनुसार प्रकाशित होती है। मालगुजारी एक टैक्स है जो भूमि पर उसकी उपज पर लगाया जाता है। मालगुजारी एक टैक्स है जो भूमि पर उसकी उपज पर लगाया जाता है और यह कर सरकार को इसलिए देय है कि वह सब भूमि का अधिपति है। मालगुजारी एक टैक्स है जो भूमि पर उसकी उपज पर लगाया जाता है, जो भूमि पर उसकी उपज पर लगाया जाता है और यह कर सरकार को इसलिए देय है कि वह सब भूमि का अधिपति है, क्योंकि सरकार जो है सभी भूमि का मालिक है। उपज के बदले यह मालगुजारी नगदी में निर्धारित की गई है। नगदी यह मालगुजारी लगभग 2 शताब्दियों तक अपरिवर्तित रही। 2 शताब्दियों अर्थात 100 वर्ष 200 वर्ष तक अपरिवर्तित रही। जमींदार को भूमि कर जोतदारों से वसूल करते हैं। जमींदार जो भूमि कर जोतदारों से वसूल करते हैं उसको लगान और जो सरकार को दे था वह मालगुजारी होती है। क्या कह रहा है?
जमींदार जो भूमि कर जोतदारों से वसूल करते हैं उसको लगान, जमींदार लगान लगाते थे। और जो सरकार को देय था वह मालगुजारी होती है। इस तरह देय कर को दो भागों में बांटा गया है, लगान व मालगुजारी। तो लगान कौन लेते थे? जमींदार के पास चला जाता था और मालगुजारी सरकार के पास चला जाता था। लगान और भू राजस्व। लगान तथा भू राजस्व सिद्धांत एक ही है क्योंकि दोनों ही कब्जे के कारण देय होती है, किंतु व्यवहार में दोनों में निम्न अंतर है। लगान और भू राजस्व। भू राजस्व सरकार द्वारा लगाया गया कर है जो किसी अधिनियम में बनाए गए नियमानुसार लगाया जाता है, भू राजस्व। किंतु लगान संविदा अनुसार लगाया जाता है। भूमिधर सरकार को भू राजस्व देते हैं जबकि आपसी आसामी अपने असल काश्तकार को या गांव सभा को लगान देते हैं। वही जमींदार साहब, जबकि आसामी अपने असल काश्तकार को या गांव सभा को लगान देता है। लगान संविदा की वस्तु है जो पक्षकारों के करार से परिवर्तित की जा सकती है। भू राजस्व सरकार द्वारा, तो भू राजस्व सरकार को दिया जाता है इसलिए सरकार द्वारा परिवर्तित की जा सकती है। और लगान जो है जमींदार या गांव सभा हो गई, ठीक ना। तो जमींदार और आपके बीच गांव सभा, जमींदार या गांव सभा माने उस व्यक्ति से समझौता करके परिवर्तित कर सकते हैं। खेती जमीन के लिए कर्ज कैसे प्राप्त होता है? बैंक द्वारा। भूमिधर को सर्वप्रथम ऋण लेने की सरकार की व्यवस्था बैंक द्वारा की गई। भूमिधर बैंक से सीधा कर्ज प्राप्त कर सकता है। इसके लिए भूमिधर को बैंक में आवेदन करना पड़ता है, जिसके लिए भूमिधर को अपने भू स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। भाई बैंक से लेन लेने जाएंगे खेती पर, जिसको किसान क्रेडिट कहते हैं, भू स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और यह पटवारी द्वारा दिया जाता है। तो आप खतौनी निकलवा कर और खसरा से, लेखपाल से खसरा लिखवाते हैं, आपको लोन लेने के लिए प्रक्रिया करना पड़ता है। खतौनी विभाग से निकलवा कर जो प्रमाणित होती है और वहाँ से निकलवा करके फिर आप लेखपाल के पास जाएंगे जो खसरा लिखेंगे। फिर आप किसी वकील के पास जाएंगे जो आपको कानूनी कागज तैयार करते हैं। उसके बाद आपको बैंक लोन देता है। अन्य रूप में अनाज की भूमि, आज भी भूमि बंधक रखकर या किराए पर देकर ऋण प्राप्त किया जाता है। किसी भूमि को निश्चित समय के लिए बंधक रखा जा सकता है जिस पर बंधककर्ता ऋण प्राप्त करता है, जिस पर बंधककर्ता ऋण प्राप्त करता है। ये है दोस्तों, जैसे खेती के जमीन के लिए कर्ज प्राप्त करते हैं जिसका जमीन पर। अब देखिए तहसील दिवस। आज हम लोग लेखपाल के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको देख करके खत्म करेंगे। इसमें हम लोग तहसील दिवस को जन सामान्य सरकार से संबंधित अपनी समस्याओं को लेकर समस्त तहसील स्तरीय अधिकारियों से मिल सकते हैं। समस्त तहसील स्तरीय अधिकारियों से मिल सकते हैं। अब देखिए, प्रत्येक आवेदनकर्ता को उसके आवेदन की एक रसीद दी जाती है। एक रसीद दी जाती है जिसमें 10 अंकों का क्रमांक अंकित रहता है। अब देखिए तहसील दिवस पर जो आपको रसीद मिलती है उसमें कितने अंक होते हैं? 10 अंक। ये भी छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। प्रत्येक आवेदनकर्ता को उसके आवेदन की एक रसीद दी जाती है जिसमें 10 अंकों का क्रमांक अंकित रहता है। तहसील दिवस पर जिले के सभी बड़े
अधिकारी जैसे जिला अधिकारी, उप संभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो एवं लेखपाल आदि तहसील पर उपस्थित होते हैं। तहसील दिवस पर। तो तहसील दिवस पर जिला अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं। एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, नायब तहसीलदार हो गए, कानूनगो हो गए, लेखपाल हो गए। तहसील दिवस का आयोजन माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को जिले की हर तहसील में प्रातः 10 बजे से किया जाता है। प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को। तो दोस्तों, अब तहसील दिवस मंगलवार को ना होकर के शनिवार को हो गई है, ठीक है ना। तहसील दिवस का आयोजन माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को जिले की हर तहसील में प्रातः 10 बजे से किया जाता है। थाना दिवस पर पुलिस विभाग के सभी बड़े अधिकारी जैसे पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक, दरोगा तथा यदि राजस्व आदि के मामले हों तो उस उप संभागीय अधिकारी एसडीएम, तहसीलदार भी थाने में उपस्थित रहते हैं। थाना दिवस, तहसील दिवस के साथ साथ थाना दिवस भी चल रहा है। अब देखिए, खेती जमीन का मालिकाना कैसे मिलता है। धारा 171 से 75 उत्तराधिकारी से। जैसे आप के पिता हैं, आपके पिता की जमीन आपकी हो जाएगी, ये उत्तराधिकार की आपके पिताजी को आपके दादाजी से मिली होगी। विधानमंडल ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम द्वारा भूमि विधि के क्षेत्र में धर्म को हटाकर बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। भूमि विधि के क्षेत्र से धर्म को हटाकर बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। जोतदार की मृत्यु पर उसकी भौमिक संपदा धारा 171 से 75 में वर्णित उत्तराधिकारियों को दी जाती है, ठीक है ना, न कि उसकी वैयक्तिक विधि के उत्तराधिकारियों को। तो वही जो धारा 171 से 175 में वर्णित उत्तराधिकारी देते हैं, तो उसकी वैयक्तिक विधि के उत्तराधिकारियों को। भूस्वामी की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी का नाम दाखिल करने की प्रक्रिया। तो विवाह रहित होने की दशा में जब किसी भूस्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसका वारिस उसकी मृत्यु के पश्चात की सूचना संबंधित क्षेत्र के पटवारी या लेखपाल को देगा और पटवारी उस तथ्य की सत्यता की संक्षिप्त जांच के उपरांत अपने विभागीय प्रपत्र संख्या 11 भरकर विवाद रहित होने की दशा में सुपरवाइजर कानूनगो को देगा और उसके आदेश पर मृतक की संपत्ति से मृतक का नाम काटकर उसके वारिस का नाम दर्ज कर देगा। तो कानूनगो के आदेश पर, उसके आदेश पर मृतक की संपत्ति से मृतक का नाम काटकर उसके वारिस का नाम दर्ज कर देगा विवादित होने की दशा में। यदि पटवारी अथवा लेखपाल या सुपरवाइजर कानूनगो को इस बात की जानकारी होती है कि उक्त मामला विवादग्रस्त है तो वह उस मामले को तहसीलदार को भेज देगा और तहसीलदार मामले से संबंधित उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अपना निर्णय देगा और यदि कोई पक्ष तहसीलदार के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो वह उसकी अपील सहायक कलेक्टर के न्यायालय में तथा इसके विरुद्ध कमिश्नर के न्यायालय में कर सकेगा। सहायक कलेक्टर के न्यायालय में तथा इसके विरुद्ध कमिश्नर के न्यायालय में कर सकेगा। सहायक कलेक्टर के निर्णय से संतुष्ट नहीं तो कमिश्नर के न्यायालय में जा सकते हैं।
खेती की जमीन के क्रय करने पर मालिकाना। धारा 8/54 खेती जमीन को संक्राय अधिकार वाले भूमिधर अधिनियम में बनाए गए नियमों के अनुसार अन्य को संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 के अनुसार विक्रय कर सकता है। खेती जमीन को पट्टे पर प्राप्त करना। सरकार किसी भी व्यक्ति को भूमि किसी भी प्रयोज्य हेतु या कृषि प्रयोज्य हेतु पट्टे पर दे सकती है। सरकार, ठीक है ना, पट्टे पर दे सकती है, किंतु इस पर प्रतिबंध यह है कि उस व्यक्ति के पास कुल भूमि जो पट्टे पर दी जा रही हो उसको जोड़कर 12 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा है? पट्टे पर दे सकती है, किंतु इस पर प्रतिबंध यह है कि उस व्यक्ति के पास कुल भूमि जो पट्टे पर दी जा रही हो उसको जोड़कर 12 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? आपके पास कुछ भूमि हो और जो पट्टे पर दी जा रही है इसको जोड़ करके 12 एकड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो आपको पट्टे पर कुछ ज़मीन सरकार दे सकती है। वैसे अब पट्टा आसानी से नहीं मिलता, पहले होता था, पहले ज़मीन ज़्यादा थी, लोगों की संख्या कम थी, उसीलिए देख रहे हैं कि 12 एकड़ की बात किया है। अब तो आदमी के पास 1 एकड़ ज़मीन नहीं है, 12 एकड़ की तो बात ही छोड़िए। खेती जमीन की मालिकाना वसीयत द्वारा। धारा 169 व जमींदारी विधि एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम एवं लॉ ऑफ विल्स अधिनियम 1950 में जोत न्यायगम के 2 ढंग बताए गए हैं। वसीयत द्वारा, वसीयत उत्तराधिकार द्वारा, ठीक है ना, वसीयत उत्तराधिकार द्वारा। धारा 171 से 75 इसको तो हम लोग देखे हैं। वसीयत द्वारा 169 से 70। दान द्वारा खेती जमीन का मालिकाना। दान के विषय में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 के अनुसार खेती जमीन पर दान द्वारा भी मालिकाना प्राप्त किया जाता है। भूमि आवंटन द्वारा प्राप्त करना। भूमि प्रबंधन समिति परगना अधिकारी या सहायक कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति लेकर किसी भूमि में जो धारा 132 में वर्णित भूमि के अलावा हो किसी व्यक्ति का दाखिला असंक्राम्य अधिकारी वाले भूमिधर के रूप में कर सकती है। यदि ऐसी भूमि 132 में वर्णित है तो असामी के रूप में कर सकती है, किंतु यह अधिनियम द्वारा विनियमित होगी। किसी अनुसूचित जनजाति के खेतिहर मजदूर को यह भूमि प्रदान की जाती है, परंतु 3 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित नहीं की जा सकेगी। 3 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित नहीं की जा सकेगी। खेती जमीन के मुख्य दस्तावेज कौन कौन से हैं? मुख्य दस्तावेज आइए देखते हैं। खेती जमीन के मुख्य दस्तावेजों का ब्यौरा निम्न प्रकार है। अधिकार अभिलेख। प्रत्येक गांव के लिए यह एक अधिकारों का अभिलेख होता है। यह धारा 234 के अंतर्गत निर्मित नियमों द्वारा निर्धारित अपवादों के अधीन होता है। अधिकार अभिलेख एक ऐसा रजिस्टर होता है जो धारा 32 में वर्णित है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत अभिलेख अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। उपर्युक्त का संशोधन बंदोबस्त अवधि के समय लेखपाल द्वारा तैयार किया जाता है। धारा 33 के अंतर्गत वार्षिक रजिस्टर होता है।
तो ये सब चीज़ें जो है अधिकार अभिलेख सब देखते रहिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अब ये जो नियम है तो इनको तो याद ही करना पड़ेगा और सबको पढ़ना ही है। ऐसा नहीं कि कोई पहले से पढ़ा हो, जो पढ़ लिया वो लेखपाल है, जो जानता है वो लेखपाल है। और अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा इस सब का ज्ञान रखना पड़ेगा और वैसे परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। आपके 4 सेक्शन आएंगे, हिंदी, गणित, जीएस और ग्रामीण ज्ञान। 4 सेक्शन आएंगे तो ठीक है ना। तो इन सब सेक्शन में अच्छे स्कोर करने की कोशिश करें। जीएस तो थोड़ा सा वास्ट है, ग्रामीण ज्ञान में भी नंबर कम ही उठते हैं लोगों के, क्योंकि ऐसे ऐसे छोटे छोटे पूछ लेता है। लेकिन इन दोनों पर अच्छे से कमांड रखिए और यहाँ पर भी 80-85% दोनों में स्कोर करिए, आप सुरक्षित रहेंगे। यह रजिस्टर धारा 31 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में तैयार कराया जाता है, जिसमें पहला क्या है, नई प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्र, एहतमाली खेती वाले क्षेत्र, और तीसरा क्या है, जिसकी माल गुजारी पूर्णतः या अंशतः समाप्त कर दी गई हो वाले क्षेत्र में दर्ज होते हैं। गांव का रजिस्टर। धारा 174 के अनुसार उत्तराधिकारी का क्रम, पुत्र, पति, पुत्री, नवसार पुत्री का पुत्र, पिता, माता, भाई, भतीजा, भाई का पुत्र, बहन, बहन का पुत्र। ये दोस्तों क्या है, धारा 174 के अंतर्गत उत्तराधिकार का क्रम। अब देखिए ये बहुत टेक्निकल है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पिताजी गुजर गए, ठीक है ना, तो जमीन मेरे पास आ गई तो पुत्र को चली गई। अब ये पति क्या कर रहा है, पति, पुत्री, नवसार पुत्री का पुत्र, इसको कोई अच्छे से हमको समझाएगा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या मतलब है। इसको, ये नियम है दोस्तों बहुत, तो इसको देखना पड़ेगा। हाँ ये है कि आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देख लेंगे, ठीक ना, और किसी जानकार से समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं तो हमको सब कुछ आता है, हमको तो बहुत सारे कुछ नहीं आता है। अब देखिए अगला चैप्टर है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्रामीण समाज। तो लेखपाल के कार्य यहाँ पर समाप्त हो जा रहे हैं और लेखपाल के कार्य समाप्त होने के साथ साथ ये अंत में ऐसी लाइन लिखा हुआ है जिसको समझना, ऐसे भी आप लेखपाल नहीं भी है तो फिर भी जरूरी है कि उत्तराधिकार के क्रम किस प्रकार से रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक इसको देखिए और इसको आप लोग जिसको समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताएगा लिख करके, ठीक ना, उसको पिन कमेंट में कर दिया जाए ताकि सबको समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में।